बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर प्रोफेशनल्स, गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्टम्स इन केस टेकिंग, यानी इलामात की क्या अहमियत है होम्योपैथिक तरीके इलाज में सिमिलर रेमेडी तलाश करने में। बड़ी तफसील से 2 लेक्चर्स में इलामात का जिक्र हुआ, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स में मैंने तफसील से गुज़ार किया कि बेसिक सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स, खुसूसी इलामात, पेक्युलर सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, कंकोमिटेड सिम्टम्स, ये क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत है होम्योपैथिक मेडिसिन की तलाश में। आप माशाल्लाह ये जानते होंगे डेफिनेटली, जिसमें कोई शक नहीं कि एलोपैथिक तरीके इलाज और होम्योपैथिक तरीके इलाज में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि एलोपैथी में हमेशा प्राइमरी इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ीज़ को हासिल करने की कोशिश की जाती है, जबकि होम्योपैथिक मुआलिज के ज़ेर नज़र जो वो चाहता है वो उसका जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट हासिल करना चाहता है मेडिसिन का, और सेकेंडरी इफ़ेक्ट जो है वो हमेशा परमानेंट होता है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ मालिज के पास आता है, एलोपैथिक मालिज के पास, तो वो उसकी फिज़िकल सिम्टम्स को सामने रखते हुए उसे प्रोपेगेटेड मेडिसिन देगा, जिससे कि उसके स्टूल खुल के स्टूल आने शुरू हो जाएंगे, और जब तक मेडिसिन का इफेक्ट होगा उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगी। उसके बाद फिर वही कॉन्स्टिपेशन का अमल फिर रिपीट करना पड़ेगी मेडिसिन। फिर कुछ अरसे बाद उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन करना पड़ेगी कब्ज़ के मसले को हल करने के लिए। जबकि वही मरीज़ जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आएगा तो वो उसको ऐसी मेडिसिन देगा जिसका प्राइमरी इफ़ेक्ट जो है कॉन्स्टिपेशन पैदा करना है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है, और सेकेंडरी इफ़ेक्ट जब होगा तो फिर उसके बाद मेडिसिन की रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और वो जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने का जो अमल होगा दैट विल बी परमानेंट। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को की रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं होती जब वो सिमिलिमम स्टेज आ जाए। सो मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक तरीके इलाज में क्या फ़र्क है, और एलोपैथिक तरीके इलाज में इसका सिमिलिमम जो है या सिमिलर रेमेडी देने के बाद मालिज सेकेंडरी इफेक्ट हासिल करता है। यहाँ मैं एक और चीज़ जो माशाल्लाह आप सब समझते हैं
کہ فزیکل سمٹمز کو سامنے رکھ کے مریض کا علاج کرنے سے صرف وہی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ ایلوپیتھس حاصل کرتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی میں جیسا کہ میں نے کلاسیفیکیشن آف سمٹمز میں بات کی تھی کہ علامات کی اہمیت کے حساب سے سب سے زیادہ اہم سمٹم جو ہیں وہ ہیں مائنڈ سمٹمز، جنرل سمٹمز. سو جب تک ہم کسی مریض کی کمپلیٹ ہسٹری، کمپلیٹ اس کا کیس ہسٹری نہیں لیتے، اس وقت تک اس کا ہومیوپیتھک کیور کا مقصد حاصل کرنا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. میں یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہومیوپیتھی میں جب پیشنٹ آتا ہے اور پیشنٹ کا ہم علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اس کے فزیکل سمٹمز کو مد نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہومیوپیتھک معالج جو ہے وہ اس کے تمام امپارٹنٹ سمٹمز جو کہ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے امپارٹنٹ ہوں گے ان کا نالج حاصل کرنا ضروری سمجھے گا. سو کیس ٹیکنگ میں، اور کیس ٹیکنگ کی یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ کیس ٹیکنگ کی ضرورت پڑتی ہے کرونک کیسز میں، کہ کرونک کیس ہو اور پیچیدہ ہو، کافی عرصے سے مریض مبتلا ہو، تو اس میں مریض کی کمپلیٹ ہسٹری لینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں ایک بار ایک کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جونیئر ڈاکٹر تھا، مجھے دیکھ کے پتہ نہیں بیچارہ کنفیوز ہو گیا. ایک پٹھان پیشنٹ اس کے پاس آیا، پختون، جس کو پیٹ میں درد تھا. اب وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا مجھے پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر صاحب فوراً مجھے میڈیسن دیں گے. اب اسے تکلیف تھی. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں میری موجودگی سے کنفیوز ہوئے کیا ہوا، اس کی ہسٹری لینے میں 10-15 منٹ لگا دیے، اور وہ اس میں تکلیف میں مبتلا تھا. آخر تنگ آ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں آپ سے پیٹ درد کی دوائی لینے آیا تھا، میں اپنے ماں باپ کی ہسٹری بتانے نہیں آیا تھا. سو یہ ایک چیز میں واضح کروں کہ چونکہ ہمارے سامنے پیلیشن نہیں ہوتا، ہمارے سامنے سپریشن نہیں ہوتا، ہومیوپیتھک معالج کے سامنے ہوتا ہے کہ اس نے پیشنٹ کی سملر میڈیسن تلاش کرنی، اور سملیرٹی پیدا ہوگی، سملمم ملے گا تو ہومیوپیتھک کیور ہوگا. اور ہومیوپیتھک کیور مینس کہ پرماننٹ کیور، نیچرل کیور. یعنی مریض، اگر سپوز میں یہاں ایک ایگزامپل کے طور پہ آج ایک کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایگزامپل کے طور پہ اگر استھما کا کیس جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آئے اور وہ اپنی تکالیف بتائے، اور استھما ظاہر ہے کہ کرونک کیس ہوتا ہے، یہ ایکیوٹ کیس، یعنی اس میں یہ یعنی پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے. تو استھما کا کیس آئے تو استھما کا کیس کی ہسٹری لیتے ہوئے اگر معالج کو یہ ہسٹری لیتے ہوئے یہ اندازہ ہو کہ یہ مریض آرسینکم ایلبم کا مریض ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس مریض کی مائنڈ سمٹمز، اس کی ڈیلیوژنس کے متعلق پتہ کرے، اس کی
पर्सनल कंडीशन क्या है, वो उसका यानी दिल हैबिट्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है, टू कंफर्म वेदर ही इज़ पेशेंट ऑफ आर्सेनिकम एल्बम और नॉट। अब मसलन आर्सेनिकम एल्बम का मरीज़ जो है वो बहुत सफाई पसंद होता है, बड़ा नीट एंड क्लीन, वेल ड्रेस्ड और बाल शल खूब बनाए हुए, और यानी सफाई पसंद होता है। बल्कि उसका जो रूममेट होता है उससे बहुत तंग होता है, क्योंकि वो जब भी कमरे के अंदर आता है और अपने रूममेट के कमरे में जाता है, के पास जाता है, तो वो इर्द गिर्द देखता है कि सोफे पे टॉवल तो नहीं पड़ा हुआ है, फलां चीज़ पड़ी, सफाई डस्ट तो नहीं कहीं। तो वो अपने रूममेट को हमेशा यही नसीहत करता रहता है कि ये तौलिया उठाओ, इसे बाहर रखो, ये कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये अपना सफाई क्यों नहीं की हुई। अगर किचन में जाएगा तो वो उसका यही उसका होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पसंद होता है। लेकिन इसके साथ साथ वो उसके दीगर हैबिट्स देखें, वो उसको डिल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मामूली सा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार भी हो जाए तो उसे ही टेक्स इट वेरी सीरियसली, और वो भागेगा डॉक्टर्स के पास, भागेगा, इर्द गिर्द अद्वियात इस्तेमाल करेगा। उसे डर खौफ होगा कि कहीं ये बीमारी मेरी, इस बीमारी की वजह से मेरी डेथ ना हो जाए। सो वो उसमें यानी डिल्यूजन्स बेताशा पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे उसकी एंग्जाइटी, उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी परेशानी जो है वो रात के वक्त बहुत बढ़ती है, और वो आधी रात 1 या 2 बजे के बाद उसकी तकालीफ में इजाफा होता है। जंप्स आउट ऑफ द बेड, कोशिश होती है कि मैं बाहर निकलूँ, भागूँ, इधर उधर जाऊँ। रेस्टलेसनेस उसकी कंडीशन होती है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी मांगेगा। सो ये सारे सिम्टम जो हैं उसकी आदत के बारे में, ये केस हिस्ट्री का यही मकसद होता है कि केस हिस्ट्री जब तक आप मुकम्मल या एक्यूरेट नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप उस मरीज़ की सही मेडिसिन तलाश नहीं कर सकेंगे। मसलन आर्सेनिकम का मरीज़ जो होता है बहुत कंजूस होता है, वो उसे फियर ऑफ पॉवर्टी, उसे खौफ होता है कि कहीं मैं गुर्बत ना मुझ में आ जाए, ऐसा ना हो मैं कंगाल ना हो जाऊं। तो वो होल्ड्स दी मनी, वो यानी इवन पेनीज को भी संभाल के रखता है। सो ये इस तरह की पर्सनल हाइजीन, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत वरीड होता है पर्सनल हाइजीन के मतलब, अपनी हेल्थ के मतलब। वो उसके बेडरूम से या उसकी टेबल से, साइड टेबल से आपको हेल्थ रिलेटेड मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, कि वो अपने हेल्थ के मतलब इश्यूज़ या हेल्थ के मतलब लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद करता है, क्योंकि ही इज़ वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ। उसके अलावा उसको तन्हाई का खौफ होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अंधेरे का डर होता है, और क्लीनलीनेस उसकी कमज़ोरी होती है, सफाई करना। सो ये सारी चीज़ें केस हिस्ट्री लेते हुए, उसकी रिलेशनशिप विद हिज फैमिली, उसकी बिहेवियर्स, उसकी डिज़ायर्स, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, जो भी जिस मर्ज़ का भी मरीज़ आएगा, तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो क्रॉनिक केसेस में ये मानने की बात ही नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं क्रॉनिक केसेस दिन में 100, 200, 50, 40 या 20, इवन 10 मरीज़ भी मैं दिन में देख लेता हूँ। जॉर्ज विथागस जैसा सीनियर बंदा होम्योपैथ जो दिन में 2-3 मरीज़ मुश्किल से देखता है क्रॉनिक केसेस में। और क्रॉनिक केसेस में यू हैव टू गो इन डेप्थ, आपको पूरा ओवरव्यू लेना पड़ता है, पूरा आपको मरीज़ की इलामात लेनी पड़ती हैं उसकी, और जब तक आप मुकम्मल तौर पे उसकी इलामात नहीं लेते, उस वक्त तक आप उसकी सही मेडिसिन तलाश ही नहीं कर सकते। और ये यानी अगर अब हम होम्योपैथी इन ट्रू स्पिरिट ऑर्गेनिक के मुताबिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा अबूर जो है वो ऑर्गेनिक पे, मटीरियल मेडिका पे और रेपर्टरी पे। सबसे पहले फिलॉसफी, मटीरियल मेडिका और ऑर्गेनिक,
इन तीनों में से, और सॉरी रेपेटी, इन तीनों में से हम किसी एक को भी अगर इग्नोर कर दें, एक को भी नज़रअंदाज कर दें, एक पे भी तवज्जो ना दें, तो हम ट्रू होम्योपैथी नहीं कर सकते, ट्रू होम्योपैथ नहीं बन सकते। ये होम्योपैथी प्रैक्टिस करना, हाँ, जैसे आजकल एलोपैथिक स्टाइल में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मरीज़ जैसे ही आके किसी मर्ज़ का नाम ले लेता है, फ़ौरन हम मुख्तलिफ कंपनियों के नंबर्स उठा के शापुर भर के उसको दे देते हैं, ये लो, ये इस्तेमाल करो, और दिन में 50 मेडिसिन उसके अंदर चली जाती हैं और 4 गिलास वो उसके अंदर अल्कोहल के चले जाते हैं। तो ये क्योर होम्योपैथिक क्योर नहीं होगा। मे बी कि इसमें हम उसको पैलिएट करने में कामयाब हो जाएं, थोड़ी बहुत एमेलरेशन देने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ये क्योर परमानेंट क्योर नहीं होगा, ये क्योर होम्योपैथिक क्योर नहीं होगा। इसके लिए हमें उसकी मेडिसिन, हर वो मेडिसिन जो उसके मिजाज के मुताबिक हो, जो उसके माइंड सिम्टम्स को कवर करे, जो उसकी पर्सनैलिटी को कवर करे, जो उसकी ओवरऑल इंडिविजुअलिटी को सामने रखते हुए, पेक्यूलियर और जनरल सिम्टम्स को सामने रखते हुए सिलेक्ट की हुई मेडिसिन ही होम्योपैथिक क्योर या बिल मिश्र इलाज में हमें कामयाब करेगी, और हम कामयाब होंगे उसको मुकम्मल शफा देने में। क्योंकि परमानेंट क्योर जो है ये एक स्लोगन है उमर ऑर्गेनिक का, बस सबसे पहली शिक ये है, जेंटल, परमानेंट और यानी आसानी से शफा का असूल और परमानेंट असूल, ये उसी तरह मुमकिन है कि हम ऑर्गेनिक के मुताबिक, फिलॉसफी के मुताबिक मिनिमम डोज और प्रेस्क्राइब उसकी जो रेमेडी बनती हो, और फिर उसमें ये एक अलग क्वेश्चन है कि उसकी पोटेंसी पे इंशाअल्लाह ताला एक सेपरेट लेक्चर होगा। अभी मैं सिर्फ आपको इब्तदाइया बता रहा हूँ कि इसमें केस टेकिंग कहते हैं कि वेल टेकन केस जो है ना, जिसमें केस अच्छे तरीके लिए इसको मतलब हाफ क्योर कर देते हैं आप मरीज को। और एक चीज़ जहन में सबसे बड़ी चीज़ जो रखने वाली है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में मरीज से वो सिम्टम जिन्हें हम सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं, और वो सिम्टम जो कि दवा की तलाश में बहुत मददगार होते हैं, वो सिम्टम लेना सबसे मुश्किल काम है। और वो सिम्टम लेने के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप, कॉन्फिडेंस, यानी मरीज़ जो आपके पास आए, मरीज़ आपके साथ पे बैठे, उससे आपका एटीट्यूड, वो ये ना देखेगी, ये ना समझे कि डॉक्टर साहब को फौरी तौर पे बहुत जल्दी में है, जल्दी नाम पूछा और उससे 2-3 सिम्टम लिए और कहा कि अच्छा जाओ मेडिसिन ले। हानीमन का रूटीन था कि वो कई दिन पेशेंट को, क्रॉनिक के मरीज़ को पास बिठा के इजी चेयर पे उससे हिस्ट्री लेते रहते थे। अगरचे वो दौर नहीं है, अब हम वो ना मरीज़ अफोर्ड कर सकता है, ना डॉक्टर अफोर्ड कर सकता है, और बहुत सी ऐसी टेक्निकल फैसिलिटीज़ मिल गई हैं रेपिटाइजेशन की, केस टेकिंग की, उनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। लेकिन तरीका वही है, प्रोसेस वही है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि मरीज़ से 1 या 2 सिम्टम पे ही उसकी मेडिसिन तलाश करके उसको मेडिसिन दे दी जाए और फिर एक्सपेक्ट किया जाए कि वो परमानेंट क्योर हो जाए। ऐसा कुदरती तौर पे हो जाए तो हो जाए कि आप करेक्ट मेडिसिन आपके जहन में आ जाए और आप दे दें। लेकिन बहरहाल केस हिस्ट्री की, केस टेकिंग की जो इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी में, वो अपनी जगह है और रहेगी। सो इस पे इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद भी आपसे सीखूं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ बिला झिझक मुझे भेजें। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी लाइक यू। हम सब
आप शायद मुझसे काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते होंगे, लेकिन इसमें होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। और हमें आपस में ये मेरे ब्रेन में है कि हम दिन में 2 बार या जब भी टाइम मिले वीडियो जो रिकॉर्ड हो वो मैं शेयर करूं, आपको वॉच पार्टी करूं, ताकि आप उसको देखें। इससे पहले की जो वीडियोस हैं इस पे केस टेकिंग पे, उसमें मैं डिटेल से आप सिम्टम बता चुका हूं सारे, वो मैंने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मैं बल्कि अभी वॉच पार्टी में वो एक एक करके वीडियो चला दूंगा। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें होम्योपैथी को ज़िंदा रखना है, लेकिन जिस स्टाइल में आज मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 10% लोग हो गए जो मौजूदा कॉलेजेस में जिस तरह की पढ़ाई होती है, जिस तरह उन्हें पढ़ाया जाता है, जिस तरह हाज़िरी का रुझान है, जिस तरह के इम्तहानात होते हैं, हार्डली 10% लोग शायद इस काबिल हों कि ट्रू होम्योपैथी या क्लासिकल होम्योपैथी कर रहे हो। बाकी आलमोस्ट सारे एलोपैथिक स्टाइल में होम्योपैथी कर रहे हैं, और फार्मेसीज के मज़े ही मज़े हैं। वो उन्होंने डॉक्टर्स को इस लाइन पे लगा दिया हुआ है कि मरीज़ नज़ले का हो, ज़ुकाम का हो, बुखार हो, शापर भर के आपने उसको सिरप्स देने हैं, नंबर्स देने हैं, टेबलेट्स देनी है, दवाइयाँ देनी है, और फिर माशाल्लाह ऐसी कुर्रानंदाजी का चक्कर चल गया है, और ऐसे टूअर्स की मोटिवेशन है, और उसकी है कि इतने लाख की दवाई बेचोगे तो ये टूर हो जाएगा, इतने की बेचो। यानी हमने हेल्थ को भी बिजनेस बना दिया है, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हदीस शरीफ में आता है कि मरीज से दुआ लेनी चाहिए, मरीज से दुआ से अच्छा सलूक करेंगे। अगर उसे अननेसेसरीली 1 या 2 या 3 दवाइयों को फ़र्ज करें ज़रूरत है, एक वक्त में कोई बायोकेमिक दे दी कम्प्लीमेंट्री या कुछ भी उसकी देने की ज़रूरत है, अगर वो छोड़ के आप सिर्फ पैसे के लिए शॉपर भर के देंगे और उससे पैसा लेके ज़्यादा से ज़्यादा जेब में डालेंगे, तो मरीज़ कहाँ दुआ देगा, और मरीज़ को ना शफा कामिल मिलेगी, ना वो आपके हक़ में दुआ करेगा। सो हमें इस पे दीन भी हासिल करना है, दुनिया भी हासिल करनी है, लेकिन एक लिमिट में रह के। मेरी इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो चैनल है, हमारा जो होम्योपैथिक क्योर का, होम्योपैथिक क्योर इज़ द नेचुरल क्योर, ये हमारा स्लोगन है। इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़ौक्तन अभी हम केस टेकिंग पे, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी पे बात करेंगे, इसके बाद रेपुटाइजेशन पे बात होगी, इंशाल्लाह साथ साथ मटीरियल मेडिका पे भी उसके जो पेक्यूलर सिम्टम्स हैं, इंडिविजुअलाइज सिम्टम है, अहम अलामत हैं जो उसकी पहचान है, उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। मकसद सिर्फ नॉलेज शेयरिंग है, इसमें ना मकसद हमारा ये है कि पेशेंट को अट्रैक्ट किया जाए, ना मकसद ये है कि अपनी सुपेरियरिटी साबित की जाए। सारी उम्र होम्योपैथी की प्रैक्टिस में गुजरी है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं एकोनाइट भी पढ़ूँ बार बार, उसमें मुझे नई चीज़ मिलती है। उम्मीद है कि हम सब एक दूसरे से के नॉलेज से इस्तेफादा करेंगे। मैं इसी से आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।